हाय गाइस, वेलकम है आप सभी का। मैं हूं पीके प्रेम, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द एजीवे। आज हम लोग सेकेंड इनिंग में जा रहे हैं। सेकेंड इनिंग का मतलब एक श्री अंदाज। ये मेरे टीचिंग लाइफ का सबसे जबरदस्त ट्यूटोरियल चलता है इसमें। और याद रखिए, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर जितने भी मशीन हैं, यानी ट्रांसफार्मर की शुरुआत आज से होने वाली है। ट्रांसफार्मर हो, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, अल्टरनेटर हो, सारे के सारे मशीन अब हम लोग चलाएंगे और दौड़ाएंगे और प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे इसके पार्ट काम करते हैं, कहाँ कहाँ क्या लगा होता है, एकदम नए अंदाज में। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, अगर किसी ने भी मेरे इस सेशन को मिस किया तो बहुत पछताएंगे, ये बात मैं बता देना चाहता हूँ। इस अंदाज में चलेंगे कि जैसे जिंदगी का सेकेंड इनिंग होता है और उस इनिंग का हर कोई इंतजार करता है, हर कोई उसके लुत्फ उठाना चाहते हैं। जैसे दो लाइफ जिंदगी में एक डिवाइड कर दीजिए, एक अनमैरिज लाइफ, एक मैरिज लाइफ। और उस एक्साइटमेंट के साथ जो ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कंटिन्यूटी के साथ काम करता है, उसकी सेकेंड इनिंग मस्त चलती है। और सेकेंड इनिंग में किसी ने भी अगर मिस्टेक कर दिया, कोई भी धोखाधड़ी किया, तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं क्या, फिर से वही एनर्जी, वही स्टंट जो स्टार्टिंग में आपने लगाया था, मेरे साथ बनाए रखिए और चलेंगे नए अंदाज में, नए टॉपिक पर। इसको कंटिन्यूटी करते रहिए। कोई भी काम अगर इस 15 दिनों में आपको है तो सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो बाद में कोई भी कंप्लेन हम नहीं सुनेंगे, कोई भी इशू हमारे पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप सक्षम हैं तो क्लास कंटिन्यू रखिए, नहीं तो आज से छोड़ दीजिए। मैं नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको सबसे पहले आज का स्टार्टिंग है। आप देख पा रहे हैं, ये आपको हॉलीवुड की तरह ये आपका सेक्शन दिख रहा है, ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर कवर डिजाइन है हमारा ये। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। क्या कहते हैं? परिणामित्र कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन सभी को याद रखना चाहिए कि ट्रांसफार्मर से किसी भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। और याद रखिए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ट्रांसफार्मर से कि नया अंदाज समझ में नहीं आता, इतना क्वेश्चन एक ही चैप्टर से क्यों दे दिया। ठीक है, कई सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें उन्होंने 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लिए। अब सोचिए, अगर इसको सही से पढ़ेंगे आप तो आपके जीवन में, आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा इजाफा होने की संभावनाएं बन सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र। और इसमें कुछ है नहीं, लोग एकदम इंटरेस्टेड रहते हैं, सर ट्रांसफार्मर पढ़ाइए, इंडक्शन मोटर पढ़ाइए। अरे आइयो ना, अब मेरे साथ जुड़ो ना, इतने बेहतर तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि आप भी क्या याद करोगे। ठीक है, चलिए, वो है ना, मैंने तुम्हें दिल दिया, क्या तुम याद करोगे, वो वाला अंदाज में चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र। आज अपना हेडिंग डाल दीजिए और हेडिंग के साथ शुरुआत करेंगे। कुछ बातें बाकी सभी लोगों को याद होगा, क्योंकि 10वीं क्लास से ट्रांसफार्मर की नाम सुनते आते हैं आप। और बेसिक टू बेसिक चलेंगे और उसमें जो मेन बातें हैं एकदम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो आइए, ये देख रहे हैं आप, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर है ना, ये सारे चीज क्या लगे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बुशिंग बोलते हैं। आगे सारा का सारा चर्चा करेंगे, ये बुशिंग क्या करता है, क्या काम है। ये देख रहे हैं ना, ये ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। डिफिनेशन की बात करें, ट्रांसफार्मर की परिभाषा की अगर बात करें, कहता है ये एक अस्थिर डिवाइस है। मशीन नहीं कह सकते इसको। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि मशीन में मैकेनिकल पार्ट होता है जो घूम सकता है। ठीक है ना, इसे यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस। डिवाइस और मशीन में फर्क होता है मेरे दोस्त। डिवाइस और मशीन में फर्क होता है। मशीन में मूविंग पार्ट होता है, लेकिन एक ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। और जिस भी चीजों में मूविंग पार्ट नहीं होता है वो डिवाइस कहलाता है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में घूमने वाला भाग नहीं होता है वह यंत्र कहलाता है, यानी डिवाइस कहलाता है। चलिए आगे, मशीन नहीं कहलाता है। ठीक है ना, हम ये मशीन के बारे में बात करें, लेकिन मशीन में ये डिवाइस है। चलिए, क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। आइए शुरुआत करते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है। सबसे पहली बात,
आइए ट्रांसफार्मर ये देखिए, ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है, ये पावर ट्रांसफार्मर है। ये इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ना, ये सब स्टेशनों में रखे हुए रहते हैं। कभी कभी आप जाएंगे तो वहाँ रखा हुआ मिलेगा आपको। सारे चीज़ों के बारे में, कैसे काम करता है, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जितने भी ट्रांसफार्मर है सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ फिगर कास्टिंग दिखना तो जरूरी है। चलिए अपना हेडिंग डालिए, आज का ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र। कहता है कि परिणामित्र जो है वो एक अस्थिर यंत्र है। क्या है? अस्थिर यंत्र है, इसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। कहता है ट्रांसफार्मर एक ऐसा अस्थिर यंत्र है, यानी मशीन है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदले बिना एसी वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदले बिना क्या करता है, सप्लाई को बढ़ाता या घटाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सबसे पहले तो ये काम करता है किस पर, एसी पर। ध्यान दीजिएगा, किस पर, एसी पर, और ये डीसी पर कार्य नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, डीसी पर कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका भी पूरा कैलकुलेशन के साथ हम लोग देखेंगे। आप निश्चिंत रहें, एसी पर क्यों काम करता है, डीसी पर क्यों काम नहीं करता है, वो बात एकदम पूरा क्लियर हम समझाएंगे आपको। ठीक है, याद रखिए कि ये अगर आसान भाषा में बात करें तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एक छोटा सा आंसर आप दे सकते हैं कि जब भी काम करेंगे तो चेंजिंग फ्लक्स नहीं मिलेगा इसमें, किसमें, डीसी में, और एसी में चेंजिंग फ्लक्स मिलेगा, तभी ट्रांसफार्मर काम कर पाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर जब भी क्या करता है, सप्लाई यानी आप जो देते हैं ट्रांसफार्मर का, देखिए सिंबॉलिक हम बात करें, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। क्या है, सिंबल है। ये दो कॉइल हैं और ये बीच में देख रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक कोर है। सभी के बारे में आराम से देखेंगे, ये मैग्नेटिक कोर है, समझ गए ना। इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये क्या करता है, एसी सप्लाई को, क्या करता है, एसी सप्लाई को कभी कभी बढ़ाता है और कभी घटाता है। लेकिन याद रखिए, या सप्लाई को, वोल्टेज या करंट को घटा बढ़ा सकता है, यानी वोल्टेज या करंट, वोल्टेज या करंट यानी धारा, यानी कि विभव या धारा को कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन इसके पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पावर मतलब शक्ति, पावर में कोई चेंजिंग नहीं। अब पावर में भी चेंजिंग नहीं होगा। और याद रखिएगा, जो सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है, जो सप्लाई की आवृत्ति है, सप्लाई की जो आवृत्ति है वही आपको ट्रांसफार्मर जब आउटपुट देता है, जो निर्गत वोल्टेज देता है आगे आपको, जो आप यूज करते हैं, वो उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। मतलब आवृत्ति का इनपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो सप्लाई ट्रांसफार्मर को मिलता है उसकी जो आवृत्ति होती है, याद रखिएगा, और ट्रांसफार्मर जो आउटपुट देता है उसकी आवृत्ति भी क्या होती है, सेम होती है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। हर एक बातें आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर जाएगा। अगर जो बातें हम बोल पा रहे हैं, आप लाइन बाय लाइन कभी कभी नोट भी कर सकते हैं वन लाइनर की तरह, क्योंकि हर एक चीज जो हम बोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ रहता है, क्वेश्चन से अटेम्प्ट होता है, और उसको आप वन लाइनर में रफली लिख लीजिएगा, क्योंकि आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी लाइन के साथ। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। दूसरी बात अगर बात करें, ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होते हैं, जो वाइंडिंग उसमें क्या होता है, कॉइल लपेटा होता है। एक्चुअल में ट्रांसफार्मर का ऐसा कभी आप नहीं देखेंगे, ये सिंबल है। ट्रांसफार्मर में कैसे वाइंडिंग किया रहता है, कैसे कनेक्शन किया रहता है, ये सारे की सारी चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जहां तक देख पाएंगे वहां तक की बात करते हैं। तो आगे बढ़े, इसको क्लीन करें। आइए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की बात करें, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। क्या करता है, एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। आइए, ये डीसी पर कार्य करता है, सॉरी डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है, थोड़ा सा हम आपको समझा दें। शुरुआत है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक चुंबकत्व पढ़ चुके हैं। आज उसी का सहारा लेंगे और उसी के साथ समझेंगे कि ये ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है और डीसी पर कार्य नहीं करता है, क्यों।
ये चीजें हर बार लड़के पूछ लेते हैं, जवाब छोटा सा मिलता है कि एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। अरे फ्रीक्वेंसी होना या नहीं होना ये तो सही बात है, लेकिन कैसे, क्या माजरा है, क्या खेल है इसमें, ये बताइए। आइए हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा बता दें, ये ट्रांसफार्मर का क्या है, कॉइल है। आपको एक चीज हम बता दें कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है वह म्यूचुअल इंडक्शन, किसका? म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इसी को हिंदी में कहते हैं अन्योन प्रेरण। ये अन्योन प्रेरण क्या होता है आपको बताए थे। अन्योन प्रेरण का मतलब, मान लीजिए कि अगर किसी भी कॉइल में क्या होता है, आप सप्लाई देते हैं तो इसके चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी कॉइल लाकर रखिएगा, अगर ये पहले समझ लीजिए कि कोई भी कॉइल दूसरा लाकर रखिएगा इसके अंदर, तो इसमें विद्युत पैदा हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं। याद रखिए, अगर सबसे पहले डीसी में अगर बात करें, अगर डीसी सप्लाई देंगे, यानी जब डीसी सप्लाई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं मेरे दोस्त, स्टार्टिंग ये क्वेश्चन आता है, लाइन आता है तो हमारे अंदर होता है ना कि पूरा इंटरनली समझा दे, लेकिन इंटरनली समझाने में कई लोगों को गहरा में जाके डूब जाता है, तैरना आता नहीं है, डूब जाता है। इसीलिए हम इतना स्टार्टिंग से शुरुआत नहीं करते हैं कि ज्यादा डेवलप कर दे। लेकिन एक बार चाहे आप किसी भी आप ITI ही नहीं, IIT वालों से जाकर भी पूछ सकते हैं, उसको भी जवाब देने में सोचना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो भी यही जवाब देगा, वो फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, जब डीसी सप्लाई दोगे तो चुंबक बनेगा, लेकिन कांस्टेंट लाइन बन के रुका हुआ रहेगा। मान लीजिए कि डीसी सप्लाई अगर किसी कॉइल में आप दे रहे हो, ये चुंबकीय क्षेत्र तो बना देगा, लेकिन ये कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ कोई अगर कॉइल रख दीजिएगा आप, तो जब आपको पता है कि किसी भी कॉइल में EMF तब उत्पन्न होता है जब या तो फ्लक्स में चेंजिंग होना चाहिए, या तो कंडक्टर में चेंजिंग होना चाहिए, या तो फ्लक्स बदलता हुआ रहना चाहिए, या तो फ्लक्स अस्थिर है तो आप किसी कॉइल को इसके अंदर घुमा सकते थे, जो हम लोग कहां पढ़े थे, जनरेटर में पढ़े थे। याद है आपको? थोड़ा सा याद होगा तो समझ गए होंगे, समझ गए? फैराडे साहब के अकॉर्डिंग ये आपका काम कर रहा है क्या, यहां कॉइल में डीसी करंट दिए और यहां भी एक कॉइल लाकर रख दिए, फ्लक्स एक बार बना और रुका हुआ है, ऐसी स्थिति में कोई चीज होगा ही नहीं, यानी पूरा का फ्लक्स इसको काटे हुए रहेगा। ऐसी स्थिति में ये हीट हो जाएगा, हो सकता है कि कॉइल भी जल सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा कांस्टेंट मैक्सिमम फ्लक्स इस कॉइल में जा रहा है, ठीक है, और कॉइल इस चुंबकीय क्षेत्र के मैक्सिमम फ्लक्स के अंदर रहेगा तो वो हीट हो जाएगा। समझ रहे बात को? और हीट होकर वो जल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में अगर डीसी करंट देंगे तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है, बर्न आउट हो सकता है, हीट हो सकता है, यानी जल सकती है। बर्न आउट यानी जल जाना, समझ गए? जल सकता है। देखो भाई, एक एक चीज को आप ध्यान में नोट करिएगा, कई चीजें लाइन में नहीं लिखी हुई है। ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई देने पर क्या होगा, वह जल सकता है, हीट हो सकता है। आप इस लाइन को लिख भी सकते हैं। ये तो कहानी थी डीसी में। अब सोचो यार, जब डीसी में बर्न हो सकता तो चल ही नहीं सकता है। आप करे सर एसी में क्या हाल होगा, क्यों चलता है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग इसी को एसी सप्लाई देकर के देखते हैं ये कैसे काम करता है। अच्छा कोई बात नहीं, मिट गया तो आपको दिखाया। अब डीसी सप्लाई देकर हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने कहा ये एक कॉइल है, ये आपका इनपुट साइड है जिधर से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं आईपी, और हम लोग को चाहिए इधर से सप्लाई, ठीक है, जिसको ओपी यानी आउटपुट साइड बोलेंगे। ट्रांसफार्मर में यही भाषा यूज करेंगे, इनपुट आईपी और आउटपुट ओपी। और बात करें इनपुट का मतलब ये कॉइल है पहला, इसमें हम लोग क्या देते हैं, एसी सप्लाई दें। क्या दें? एसी सप्लाई अगर दें तो क्या होगा, इसके अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट चलेंगे
अल्टरनेटिंग करंट अगर चलेंगी तो ये परिवर्तन होते रहता है, इसका मान बढ़ता घटता रहता है। तो इस कॉइल में जब बढ़ता घटता करंट जाएगा, जब बढ़ता हुआ घटता हुआ करंट जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा, यानी बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अगर इसके अंदर कोई कॉइल रखा है तो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब कभी भी ईएमएफ पैदा होता है। तो फ्लक्स में एसी है तो एसी का मान बढ़ता घटता है, देखिए ना बढ़ता घटता है तो यह फ्लक्स बढ़ता घटता हुआ मिलेगा, और जब इस कॉइल को बढ़ता घटता हुआ फ्लक्स मिलेगा तो इसमें भी क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। और यही ईएमएफ पैदा होगा जिसको हम लोग आउटपुट में काम करते हैं। और ये जो प्रक्रिया हो रही है इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। याद आ रहा है आपको, फिर से बता दिए, म्यूचुअल इंडक्शन। वैसे आपको हम बताए थे, याद रखिएगा। मैग्नेटिक हमने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देख लेना। म्यूचुअल इंडक्शन हिंदी वालों में लिख लीजिएगा अन्योन्य प्रेरण, ये है इसका मतलब, समझ गए ना। अब इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, यानी 50 Hz पर अपना सप्लाई लेते हैं तो आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वह क्या होगा, 50 Hz यानी 50 हर्ट्ज होगा, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, समान होगी। एफ क्या होगा, समान होगा। समझ गए बात को, क्योंकि इसमें बदलता हुआ, या तो आप क्या करते, अगर आपको सबसे पहले लाइन आपको क्या बताए कि ट्रांसफार्मर जो है वो क्या स्टैटिक डिवाइस है। अगर आप डीसी में भी आप अगर कोशिश करते कि वोल्टेज मिलना चाहिए तो अस्थिर अवस्था नहीं हो सकता था, स्टैटिक डिवाइस नहीं होता। अगर आप डीसी वाला में सप्लाई देते, डीसी ये फ्लक्स बनाता, इसके अंदर अगर कॉइल यहाँ ला करके कॉइल में अगर चेंजिंग करते तो कॉइल में पैदा हो सकता था क्या, कॉइल में पैदा हो सकता था ईएमएफ सेकेंड कॉइल में, लेकिन हिलाएंगे तो अस्थिर डिवाइस रहेगा ही नहीं। समझ गए ना बात को। इसीलिए ये एसी पर काम कैसे करता है और डीसी पर कैसे काम करता है ये आपको ध्यान में समझ में आया। हमें लगता है कि बेहतर समझ में आया होगा। आई थिंक हमारी समझ से बहुत ज़्यादा एनालाइज करके आपको बता रहे थे। ठीक है, चलिए समझ गए। कोई भी लोग अगर पूछे कि डीसी पर क्यों नहीं कार्य करता है तो आज से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि ये एसी पर क्यों काम नहीं करता है और डीसी पर क्यों काम नहीं करता है। शुरू में देखिए जवाब होगा कि एसी में फ्रीक्वेंसी होता है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क है, थोड़ा समझाओ तो आप अच्छे से समझा सकते हो, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, इसको क्लीन करें। आइए, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है। कभी ट्रांसफार्मर के पास गए होंगे तो कोई घूमने वाला था, कोई क्या कहते हैं मूविंग कॉइल या कोई सिस्टम या कोई भी घूमने का पार्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब घूमने वाला पार्ट नहीं होता है तो याद रखिए कि उसमें घर्षण लॉस, फ्रिक्शन लॉस, हीटिंग वीटिंग का थोड़ा कम मामला बनता है, और कम मामला बनता है तो ये लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस मतलब हानियां कम होती है। जब किसी भी डिवाइस का या किसी भी मशीन का या जिंदगी में किसी भी चीज की कहीं भी हानि अगर कम होगा तो उसका दक्षता यानी इफिशियंसी क्या होगी, अधिक होगी। हम सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे इफिशियंसी निकालेंगे या दक्षता निकालेंगे और कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। सभी प्रकार के दक्षता के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुरुआत है इसलिए बात कर रहे हैं, मतलब इस लाइन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन से जो आगे हमको काम देता है, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ते भी हैं। क्या समझ गए कि ट्रांसफार्मर में घूमने वाले भाग नहीं होने के कारण इसकी इफिशियंसी क्या होती है, अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है। याद रखिए इतनी इफिशियंसी अधिक होती है, ये तो कहता है कि 100% आउटपुट इनपुट लेता है और इनपुट का 100% आउटपुट देने की कोशिश करता है, जिसे आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोग बाद में बोलेंगे, आदर्श परिणामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है कि इस उपकरण से एसी की उच्च, याद रखिए अब डिफिनेशन में दो तरीके की भाषा आने लगी कि ट्रांसफार्मर में एसी की उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदला जाता है, यानी परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है कि अगर आपको कम वोल्टेज है तो उससे अधिक वोल्टेज आप ले सकते हैं एक लिमिट के तौर पर। जितना आप उसमें कोशिश करेंगे, बनाने का तरीका उस तरह से अपनाएंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें कि आपके घर में पहले, आजकल तो एलईडी डिस्प्ले आ गया है, स्मार्ट टीवी आ गया है, तो उसमें हमें लगता है कि स्टेबलाइजर का प्रयोग कम होने लगा है, लेकिन पहले जो टीवी चलता था, आज भी कई डिवाइस चलते हैं तो उसमें स्टेबलाइजर होता है। कभी कभी
टीवियाँ चलती रहती है, ठीक है, और उसका जो फिगर है वो राउंड अप हो जाता है, यानी वोल्टेज कम हो जाता है, तो आप क्या कर सकते थे कि उसमें एक स्टेबलाइजर में रोटेटरी सिस्टम होता था प्रोब, जिसको एकदम घुमा देते थे। तो घुमाते थे जब टीवी चलने लगता था, कई लोग बचपन में ऐसा होता था ना, किधरों घुमा देते थे, समझदार नहीं होने के कारण उसको पता नहीं किधर घुमाना है, तो बच्चे एकदम घुमा रहे हैं, जहाँ टीवी चलने लगा छोड़ दिया। तो वहाँ क्या होता है उसको पता नहीं है, कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, कभी वोल्टेज घट जाता है। तो घट जाता है तो थोड़ा सा इतना तो बढ़ा देता है कि टीवी आपका चलने लगे, जिस वोल्टेज पर जितना वाटेज वो खपत करता है उस पर वो चलने लगे। ये भी बताएंगे कि स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक चर्चा की बात की है, अगर वोल्टेज बढ़ जाता है वहाँ पर तो भी टीवी क्या होता है, ऑफ होने की चांस होता है, बंद हो जाता है। तो वहाँ भी स्टेबलाइजर में ऐसा प्रयोग होता है कि वो वोल्टेज को थोड़ा कम कर सकता है। तो ये कम करेगा और ज़्यादा भी कर सकता है। कम करेगा तो क्या बोलेंगे, ज़्यादा करेगा तो क्या बोलेंगे, ये हम लोग आगे बोलेंगे। लेकिन जो वर्ड लिखा गया उसी वर्ड पर अगर बात करिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, हर बातें समझ में आएंगी। मतलब कहने का मतलब ये हाई वोल्टेज मतलब उच्च विभव को क्या करता है, लो वोल्टेज यानी निम्न विभव में बदल सकता है। कौन? ट्रांसफार्मर। इसका ये काम तो है, ट्रांसफार्मर को ऐसे निर्माण किया जो लो हाई को लो में बदल सकता है, ये तो बदल ही देता है। लेकिन इसकी खासियत ये देखिए, ये लो को भी हाई में बदल देता है। किसको? यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकता है। समझ रहे बात को? ध्यान दे दिए। ये ट्रांसफार्मर की कहानी है, कैसे बदलेगा, कैसे काम करेगा, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। समझ गए? क्योंकि इसके बारे में जो मेन बातें हैं वो बातें सुन लेते हैं कि क्या है, क्या जानना है इसके बारे में, ये कौन है। जैसे कोई व्यक्ति आता है या किसी व्यक्ति के बारे में विशेष नहीं जानते हैं, उसका बहुत सारे लोग बड़ाइयाँ या बातें कर रहे हैं, तो आप उसकी बातों को रखने के बाद उसके बारे में जानेंगे तो डिटेल से जानना पड़ता है। ये हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन मेन बातें आपको हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह पावर को नहीं बदलता। हमने क्या कहा कि पावर को नहीं बदलता है। समझ रहे बात को? कैसे पावर को नहीं बदलता है ये भी डिटेल से देखेंगे। थोड़ा सा झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पावर को कैसे नहीं बदलता है। क्योंकि जब ये वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है उस समय करंट भी वेरिएशन होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? करंट भी वेरिएशन होता है। अगर कोई ट्रांसफार्मर है, ये कोर है, इसके बारे में आपको दिखाएंगे। जैसे इनपुट देते हैं आप, मान लीजिए वोल्टेज और करंट मिलकर के पावर होगा, ठीक है, पावर होगा। ये जो आउटपुट देगा ये भी वोल्टेज और करंट देगा। अगर इस साइड वोल्टेज V है, अगर यहाँ वोल्टेज कम हो गया, यानी अगर ऐसा ट्रांसफार्मर है कि इस साइड वोल्टेज और करंट दोनों है ना, तो अगर वोल्टेज का मान इस साइड अगर कम हो रहा है, सर अभी अधिक रखिए, अभी अधिक है इस साइड, इससे कम वोल्टेज आपको लेना चाहिए, तो इधर का जो टर्न होता है वो अधिक होता है और इधर का टर्न थोड़ा कम कर देंगे। तो यहाँ वोल्टेज का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज का मान तो कम हो जाएगा, तो यहाँ जो स्थिति है करंट का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये किसी भी सिचुएशन में इधर के V इंटू आई, मान लीजिए V इंटू आई इधर 50 है, तो वोल्टेज और करंट कुछ भी हो, इसका गुणनफल अगर 50 है तो इधर भी वोल्टेज और करंट का मान घटे बढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन 50 वाट ही रहेगा। अभी वाट हम बोल रहे हैं पावर, वैसे केवीए में होगा इसका, ठीक है, ठीक है। चर्चा अभी एग्जाम्पल समझाने के लिए बात कर रहे हैं। रेटिंग की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो केवीए में होती है। किसमें होती है? केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है, केवीए में होती है। समझ गए बात को? केवीए या अपरेंट पावर की बात करेंगे हम लोग। समझिएगा बात, क्या बोल रहे थे? ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है, वोल्टेज को कम कर सकता है, लेकिन पावर दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा। ये कभी पावर को नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं बात को? चले आगे, आइए नेक्स्ट बात करें हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्यतः स्टेप डाउन, अब स्टेप डाउन स्टेप अप तो अभी हमने आपको बताया नहीं, थोड़ा सा झलक देंगे, पूरा कहानी हम आपको बताएंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्रकार भी यही आते हैं। ये दो ही लोग लड़के क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार की अगर बात करें तो दो ही नाम लेता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब क्या बोलते हैं, ऊंचाई परिणामित्र, और स्टेप डाउन का मतलब होता है अपचाई, मतलब कम वाला। अभी हम समझाएंगे आगे, पूरा समझाएंगे, लेकिन याद रखिए कहता सामान्यतः स्टेप डाउन
स्टेप डाउन का मतलब एक लाइन समझिए, जिस स्टेप में वोल्टेज मिल रहा है उस वोल्टेज के स्टेप को डाउन कर देता है। स्टेबलाइजर इसी वर्ड से निकला है, स्टेप से। तो स्टेप में मान लीजिए वोल्टेज 200 है और वोल्टेज आउटपुट में आपको 150 कर दिया, 150 कर दिया, ऐसा ट्रांसफार्मर का जो निर्माण होगा उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ये कैसे निर्माण करेगा, कैसे वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा, उसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब स्टेप डाउन समझ गए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी सब स्टेशन में प्रयोग करने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया कि आपको जो पावर बड़े बड़े टावर पर बिजली वाले खंभे लगे होते हैं टावर, वहाँ बहुत ज़्यादा वोल्टेज आते हैं, 2,20,000, 1,33,000, 33,000, 11,000, ये सारे जो पहले आते हैं, जब सब स्टेशन पे आता है तो अधिक वोल्टेज होता है उधर। समझ गए बात को। 11,000 या 2,20,000 कहते हैं ना, 440 के किलो वोल्ट की बात करें वहाँ पर, तो उतना वोल्टेज होता है, उसको स्टेप डाउन करना होता है, कम करना होता है। तो वैसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करके, यानी कि इनपुट में, यानी कि जो सप्लाई में उसे मिला, इनपुट में किसी भी ट्रांसफार्मर को जो मिलता है उससे भी अगर कम वोल्टेज उसका आउटपुट होता है तो वैसे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होते हैं। वैसा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है सब स्टेशन में। ठीक है, आगे पूरा क्लियर पढ़ेंगे। एक लाइन आपको, एक नजरिया, एक विजुअलाइज कराने जा रहे हैं, क्योंकि क्या क्या वर्ड होंगे, कहाँ कहाँ होंगे। अब सब स्टेशन भी हम आपको बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बताएंगे। कह रहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वह जनरेटिंग स्टेशनों में लगता है ज्यादातर। कहाँ? जनरेटिंग स्टेशन। अब जनरेटिंग स्टेशन की अगर बात करें तो जनरेटिंग स्टेशन वो होता है जहां पर आपको विद्युत सप्लाई का उत्पादन होता है। विद्युत सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक पावर का जो जनरेशन होता है, पावर जनरेशन यानी पीजी, पावर जनरेशन होता है। वहां पर भारत में याद रखिएगा कि 11,000 वोल्ट से अधिक पैदा नहीं किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है या नहीं, ये बात अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, कि भारत में 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट से अधिक पैदा नहीं किया जा सकता है। आप कर रहे हैं सर 2,20,000 कहाँ से आया, ऊपर से आ गया क्या? नहीं भाई, 11,000 पैदा होता है जनरेटिंग स्टेशन में। आप जनरेशन पढ़िएगा तो वहां पर मिल जाएगा। और याद रखिए, और इसी को क्या होता है, बढ़ा करके 2,20,000 यानी इसी को 33 केवी से बढ़ाते यहाँ ले जाते हैं, फिर बढ़ाते बढ़ाते आप जहाँ तक ले जाते हैं 2,20,000 220 केवी तक लेकर चले जाते हैं। 220 केवी मतलब 220 × 1,000। ठीक है, उतना वोल्टेज तक आप ले जा सकते हैं। कितना पैदा होता है जनरेशन में? ऑलवेज जो जनरेटिंग पावर होता है वो ओनली फॉर 11 केवी यानी 11,000 वोल्ट होता है। समझिए बात को। यानी स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है ये 11,000 वोल्ट को क्या करता है, बढ़ाता है। 11,000 को 33,000 करता है, 33,000 को 66,000 करता है। यानी 11 केवी को 33 केवी, 1000 को केवी में बोल सकते हैं, किलो वोल्ट में, यानी 11,000 है 11 किलो वोल्ट बोल सकते हैं। और 33 केवी में जाएंगे तो 33 किलो वोल्ट, 33,000 वोल्ट यानी 33 किलो वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को 66 केवी में ले जाता है और बढ़ाते बढ़ाते 120, 220, 420 तक केवी तक में लेके चला जाता है। तो वो बढ़ा देता है। तो बढ़ाने वाला काम कहाँ किया? जनरेटिंग स्टेशन में। वहां पर ट्रांसफार्मर जब प्रयोग होता है तो याद रखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है, क्योंकि वहां वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का काम होता है। समझ गए बात को? यही बात यहां पर लिखा गया है, स्पेशली आपको नोट कर लेना चाहिए। देखिए, ये थोड़ी सी कुछ बातें थी। हम आपको बता दें कि हम आपको इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे और पूरी बात जो जो आएगा उसमें उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसको देखेंगे? कंस्ट्रक्शन को। तो कंस्ट्रक्शन, आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है, इसमें क्या चीजें लगे होते हैं, नीला पीला या ऊपर नीचा क्या होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये तो सभी लोग देखे होंगे। ट्रांसफार्मर हर गली हर मोहल्ले में है, क्योंकि भारत में लगभग जगह बिजली पहुंच चुकी है। तो ट्रांसफार्मर को किसने नहीं देखा होगा। सबसे बड़ा खासियत आप लोगों के पास क्या है कि आप जिस ब्रांच में है, सॉरी जिस ट्रेड में, ब्रांच और ट्रेड दोनों सेम ही है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड बोलते हैं। यही अगर लेवल डिप्लोमा अगर बीटेक में चले जाते हैं इसको ब्रांच बोलते हैं, शाखा है और ट्रेड एक ही बात है। तो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती है देखने के लिए, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो जनरेटर हो, जनरली आपको मिल जाता है। यहाँ हर व्यक्ति को काम होता है।
ठीक है। और उसी के बारे में अगर जानना हो, आपको काम करने के लिए आ जाए, कितना बेहतर होगा। समझ गए कि आपके घर में जो बिजली खराब हो जाती है, कभी मोटर खराब हो जाता है, कभी पंखा खराब हो जाता है, इतना काम अगर कर लेते हैं तो आप जो ITI किए तो वो सफल हो जाता है। समझ रहे बात को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करें। अगर आप अपने घर की बिजली या वायर सप्लाई ठीक नहीं कर पा रहे तो आप इलेक्ट्रिशियन से ITI किए, दुर्भाग्य, आपको नहीं करना चाहिए था। आपने अपने बाप का पैसा क्या किया, बर्बाद कर दिया। सच बता रहे हैं आप। सुकून मिलेगा अगर किसी के पास 200 एक तार जोड़ने कर कोई 200 रुपया दे करके आपके घर से, या 200 तो लेता ही नहीं आजकल, 200-300 रुपया लेके चला गया, आप मुंह देख रहे हैं, तो आप इतना पैसा फंसा के क्या किए? ठीक है ना। तो कहेगा नहीं हम नौकरी के लिए किए। भाई नौकरी तो करोगे कम से कम उतना बचाते, नौकरी मिलेगा वो तो बात की बात है। पहले 300 रुपया तुम्हारे सामने में घर से लेके चला गया, वो तो कम से कम बचा लेते हैं। वो तो नौकरी करोगे और दूसरे को पैसा दे दोगे, हाँ। तो करते रहो नौकरी और परेशान होते रहो। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का फुल डिटेल देखेंगे। आइए आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। देखिए आप आराम से कंस्ट्रक्शन को देखिएगा। ये कंस्ट्रक्शन आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें करेंगे, जो भी चीज़ें बोलेंगे, जो भी फिगर दिखाएंगे, आप उसका 3D एनिमेशन आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या एनिमेशन है, क्या लेमिनेशन है, एनिमेशन में क्या लेमिनेशन है, क्या कोर है, कहाँ वाइंडिंग होते हैं, कैसे वाइंडिंग किए जाते हैं, एक्चुअली कहाँ कैसे वाइंडिंग किया जाता है, ये भी आपको दिखने को मिलेगा। आपको ये भी दिखने को मिलेगा कैसे ये तेल में डुबाया जाता है, कैसे इसका कनेक्शन होता है, पहले कौन सा वाइंडिंग डालते हैं, फिर कौन सा वाइंडिंग डालते हैं, ये कौन कौन से शेप के लेमिनेशन होते हैं, लेमिनेशन थिकनेस कितनी होती है, ये सारे के सारे एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। इतना बेहतर तरीके से मशीन पढ़ेंगे कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हर बार एक बार याद दिला देते हैं आज इस बार कि आप यहाँ से जितने भी मशीन होगा आप क्लास मत छोड़िएगा। आपसे मेरा विनती है, विनम्र है, ठीक है। चलिए शुरुआत करें अपने कंस्ट्रक्शन को। आइए देखते जाइएगा और शुरू से इसको समझते जाइएगा। ये बेस्ड है, इस पर रख करके क्या होता है, इंसुलेटेड फ्रेम है, इस पर रखा जाता है और इस सारे चीज़ों पर क्या होता है, इस लेमिनेशन का जो पट्टी है ये कोर बनाया जाता है। क्या ये इस तरह की पतली पतली पत्ती दिए जाते हैं जिसका जो मोटाई होता है, थिकनेस जो होता है वह 0.35 mm से कितना होता है, 0.35 mm से 4-5 mm तक होती है। ये लेमिनेशन क्यों किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। लेमिनेशन क्या किया जाता है, ED करंट हानि को कम करने के लिए। क्या लेमिनेशन यानी इसकी आपको याद होगा, ED करंट भंवर धारा के लिए कम होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका थिकनेस कम होना चाहिए। थिकनेस मतलब मोटाई, वॉल्यूम सब कम होना चाहिए, ताकि जो भी ED करंट किसी भी पार्ट पर अगर बने, एक एक कोर पर बनेगा तो कम हीट पैदा होगा और ट्रांसफार्मर कम गर्म होगा, यानी कम हीट होगा, तो लॉस उससे ED करंट लॉस कम होता है। याद रखिए लेमिनेशन करने का तात्पर्य क्या होता है, ED करंट लॉस को कम करना, ठीक है। लेमिनेशन जो लेमिनेशन होता है, लेमिनेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, आपको शुरू से भी बताए। लेमिनेशन आप मोबाइल पे एक लेयर डालते हैं ना भाई, डालते कि नहीं डालते, तो इसमें भी एक पत्ती होता है जो एक सॉलिड कोर मतलब लोहा का एक टुकड़ा गोल नहीं बना करके उससे स्टेम्प पर स्टेम्प काट करके एक पर एक डाल दिया जाता है, सैंडविच किया जाता है, मतलब दूसरे पर डाल दिया जाता है। और क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो लेमिनेशन होता है, इस एक लेमिनेशन और दूसरे लेमिनेशन के बीच में जो इंसुलेटिंग सिस्टम डालते हैं, इस लेमिनेशन के दो प्लेटों के बीच में ऐसा जो प्लेट होता है ना, इसे इस पर डालते हैं, तो इसके बीच में जो इसको करते हैं, इसको वार्निश डाल करके इंसुलेटेड करते हैं। क्या करते हैं, वार्निश। याद रखिएगा वार्निश जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। एक लेमिनेशन पे दूसरा लेमिनेशन जो जा रहा था वो इस पर वार्निश एक दूसरे पर लगा होता ताकि कि इसका करंट इसमें नहीं जा सके, ठीक है। समझ रहे बात को। और ED करंट एक ही पत्ती पर छोटे से वॉल्यूम पर पड़े और छोटा हीट पैदा करे, मतलब कम मात्रा में हीट पैदा करे, इसीलिए ED करंट हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। समझ रहे बात को। और भी चीजें हम आपको आगे दिखा रहे हैं, ठीक है। यही है ना, दिख पा रहा है आपको ये लेमिनेशन, ये E टाइप, S टाइप, U टाइप आपको दिखाई देता हो। समझ रहे बात को। आराम से देखते चलिए और हर एक चीजों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखिए अगर आप करें सर पूरा सॉलिड डाल देते हैं,
तो ये बहुत ज़्यादा एडी करंट निर्माण करता है, ठीक है, और ज़्यादा एडी करंट निर्माण करता दिक्कत होता है। चलिए अब देखिए ये लिम्ब है, ये तीनों लिम्ब था और लिम्ब पर इंसुलेटेड पेपर डाले और इंसुलेटेड पेपर डाल के मोटा सा कॉइल दिए। क्या दिए, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए क्या किए। यहाँ देखिए इंसुलेटेड, यहाँ थोड़ा पीछे कर दें हम आपको, ये देखिए ये लिम्ब है ना, ये तीनों लिम्ब बोलते हैं। इस लिम्ब पर क्या होते हैं, ये कॉइल को लपेटा जाना है। ये लिम्ब जो है ना भाई, ये देखिए कोना है ना, इसमें कोर बना हुआ है। इस कोर पर अगर डायरेक्ट कॉइल को लपेट दीजिएगा तो कोर से जो कॉपर का कॉइल होता है, कॉपर पे जो इनामेल्ड होता है, इंसुलेशन लगाया होता है, अगर इस कोर पर अगर जोर से टाइट करिएगा तो कोर के साथ क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा। इसमें स्क्रैच आएगा तो क्या होगा, इस पर जो इंसुलेशन है वो हट जाएगा और पूरा का पूरा लिम्ब में करंट जा सकता है। इसमें लिम्ब में करंट जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, तो लिम्ब पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या है कि आपको हर चीज़ दिखाने के लिए थोड़ा सा ट्रबल आ जाता है, उसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें दिखाने के लिए हर एक चीज़ों का प्रयास करना पड़ता है। पीपीटी पर ये क्या होता है, जैसे ही आप टच करेंगे ना तो नेक्स्ट लेवल ले लेता है, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक्स होता है। तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या लिम्ब है और लिम्ब पर ये व्हाइट वाला पेपर हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। इस कोर को ढक देते हैं ताकि जब कोई कॉइल स्क्रैच भी हो जाए तो इसके बॉडी में क्या करंट ना आए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। तीनों लिम्ब पर ये मोटा कॉइल डाला जा रहा है, ठीक है। देखिए ये कौन सा कॉइल है, मोटा कॉइल है। मोटा कॉइल याद रखिएगा, कॉइल का डीजे मोटाई भी देखिए, ये जो लेमिनेशन है ना, ये व्हाइट पर ऊपर जो दिख रहा है कॉपर की तरह, ये स्क्रैच नहीं होने वाला है। तो ये जो है ये मोटा तार है। क्या है, मोटा तार। इसमें क्या होता है, लो वोल्टेज होता है। मोटा तार कहेगा कि अगर लो वोल्टेज साइड में कॉइल की जो मोटाई होती है बहुत अधिकतम होती है, अगर वोल्टेज कम हो और करंट की मात्रा अधिक हो जाए, ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज में अधिक मोटे तार का प्रयोग करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे, इसकी लाइन बनाएं। अब उस पर यह था प्राइमरी एक वाइंडिंग, लो वोल्टेज साइड का हो गया, उस पर क्या कर रहे हैं, अब फिर से पतला कॉइल सेकेंडरी वाइंडिंग, वो था पहले वाला प्राइमरी समझिए और ये सेकेंडरी था, इसको भी क्या किया, इंसुलेटेड शीट से क्या किया, ढक दिया। अब इसके साथ नट बोल्ट लगाएगा और एक फ्रेम को सारा का सारा को फिट करेगा ताकि ये हिले नहीं। जब इसमें करंट जाता है तो वाइब्रेशन होता है। ये वाइंडिंग के बाद इसको क्या करता है, इस टैंक में क्या करता है, डालता है। याद है, इस टैंक में सारे सारे वाइंडिंग को डाल देगा और वाइंडिंग डालने के बाद उसको ढक देगा और अच्छे से नट बोल्ट से टाइट कर देगा। और टाइट करने के बाद ये जो दिख रहा है आपको, याद रखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये है कौन सा, ये है टैंक, जिसको कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक। ध्यान दीजिएगा, एक एक पार्ट अभी स्मरण में रखिए और सारे के सारे डिटेल क्या क्या काम है वो सब कुछ हम आपको लिखाएंगे, ठीक है। चलिए, ये कंजर्वेटर टैंक है। इसका काम क्या है कि इसके अंदर में जो टैंक है, इस टैंक में हम लोग इंसुलेटेड ऑयल यानी तेल डालते हैं। क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। और इस तेल में जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब वो कॉइल हीट होता है तो एक्सपेंस करता है। एक्सपेंस करने का मतलब जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में वो फैलता है। एक्सपेंशन मतलब फैलता है। जब इस टैंक में फैल जाता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता के अकॉर्डिंग, तो ये चला जाता है इसमें, किसमें, कंजर्वेटर में। ये इसको मेंटेन करता है, ठीक है। इसको क्या करता है, ये इसके लेवल को मेंटेन करता है। कौन, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में ये भी दिखाता है कि इसमें तेल का लेवल का स्थिति क्या है, ठीक है। चलिए, इसी से ये भी पता चलेगा। अभी ऑयल लेवल गेज भी लगाएंगे इसमें। तो ये क्या है, ये ड्राम वाला जो तबले जैसा दिख रहा है ना आपको, बजाने जैसा, ऐसा टिंग टक टिंग टक बजा रहे हैं ना, तक धिंग ता, ये जो दिख रहा है आपको ऊपर में, ये सबसे ऊपर में है, ये कंजर्वेटर है। क्या है, कंजर्वेटर, कंजर्वेशन रखने वाला, समझ गए। और ये टैंक है। आगे बढ़ते जाते हैं, सारी चीज को एक एक करके देख लेते हैं, तब उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे भी और जानेंगे भी। चलिए, ये कंजर्वेटर पर ये लगा है आपका, देखिए ऑयल लेवल इंडिकेटर।
ये भी बताता है कि इसमें कितना अंदर में तेल है, कम है कि ज़्यादा है, ये भी दिखाता है। और याद रखिए कंजर्वेटर के ऊपर में एक चीज़ लगी होती है, कंजर्वेटर के ऊपर में जो होल है वो जो एक्सपेंस करता है, तेल का लेवल जब ऊपर नीचा होता है तो तेल अगर भरेगा तो इसमें हवा होता है, एयर होगा, वो एयर क्या होना चाहिए, बाहर आता है। जब बाहर आता है, जब लेवल तेल का कम होता है तो इस कंजर्वेटर में भी लेवल क्या होगा, कम होगा। और कम होगा तो आप जानिएगा कि लेवल कम होगा तो खाली जगह में क्या जाना चाहिए, एयर जाना चाहिए। तो एयर में क्या होता है, आगे पूरी डिटेल से इसका पढ़ेंगे। हर बार यही कहते हैं कि हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे एकदम जरूर पढ़ेंगे। ये ब्रीदर नाम होता है इसका, क्या होता है, ब्रीदर, BREATHER, ब्रीदर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नली या श्वासक कहते हैं। ये देखिए कलर में कंफ्यूजन होता है लड़कों को कि शुरू में कौन सा कलर होता है। देखिए अभी ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन निर्माण देख रहे हैं तो ये कौन सा कलर है, एकदम ब्लू कलर है, नीला कलर है ना, देखिएगा नीला कलर है, ये प्योर न्यू है। तो इसमें लड़के याद करते करते कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस फिगर को याद कर लीजिए। कंजर्वेटर के ऊपर में ये किस कलर का है, इसके अंदर में जो जेल है यानी कि सिलिका जेल की बात करते हैं। जो हमने क्या कहा कि एयर अगर बाहर जाता है, अगर वो लेवल डाउन होता है, टेम्परेचर घटता है तो तेल का वाष्प होकर थोड़ा कम हो जाता है, पानी कम होगा, सॉरी तेल कम होगा, तो इससे हवा चाहिए, श्वास चाहिए। तो श्वास क्या किधर से जाएगा, ब्रीदर से। ब्रीदर मतलब श्वासक होता है, ये श्वासक इधर से घुसेगा और हवा, ये ब्रीदर क्यों लगाया जाता है, कहीं सर हवा जाने के लिए ऊपर से छोड़ देते, अपने आप हवा जाता, तो हवा जाने के लिए इसमें तेल में कोई मॉइस्चराइजर, कोई नमी नहीं चले जाए। मॉइस्चराइजर मतलब इस तेल में कोई नमी नहीं चले जाए, नमी जाने की वजह से तेल खराब हो सकता है, इसमें वाइब्रेशन हो सकता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, क्यों नहीं जाना चाहिए इसका भी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्रीदर है, इसमें सिलिका जल भरी होती है और सिलिका जल, नया सिलिका जल का कलर क्या होता है, नीला होता है। एक एक पॉइंट क्वेश्चन ऑफ द व्यू से है। चलिए आगे बढ़े, ये कहाँ लगा है, कंजर्वेटर के ऊपर में लगा है। अब चलिए आगे क्या क्या चीजें पार्ट होती है इसमें, इस पार्ट के बारे में देखिए। कंजर्वेटर के बाद ब्रीदर देखिए, ब्रीदर के बाद आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान दीजिए। ये ब्रीदर था और ये टैंक है और इसके बीच में एक चीज लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में एक चीज लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। ये वाला पार्ट जो है, यहां देखिए, ये है बकवल्ज रिले। क्या बोलते हैं, बकवल्ज रिले। प्रोनाउंसिएशन में जो लोग बुचल्स रिले पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम बकवल्ज पढ़ते हैं। बकवल्ज जी बचपन से पढ़े, बुक में हमें यही मिला, आदत हमारा यही है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। ये बुचल मतलब BUCH बोलते हैं, आप यहाँ पर लिख देते हैं, BUCH होता है, OLZ होता है। बकवल्ज हम पढ़ते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे बकवल्ज लिखते हैं, ठीक है। जिसको जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं वो समझ लीजिए। बकवल्ज रिले होता है। ये क्या होता है, याद रखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है जो ट्रांसफार्मर में सुरक्षा के दृष्टि से, सेफ्टी के डिवाइस, सबसे सुपर सेंसिटिव अगर कोई सेफ्टी डिवाइस लगी होती है ट्रांसफार्मर में तो होता है बकवल्ज रिले। और ये पूछता है कि ये बकवल्ज रिले कहाँ लगाते हैं, कहाँ पर फिट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम याद रखिए, हर क्वेश्चन में कभी न कभी आ ही जाता है और आप मुंह देखते रहते हैं, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाता है ट्रांसफार्मर को सीधा एक बकवल्ज रिले लिख दिया जाता है और डिफिनेशन में लिख दिया जाता है ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा होता है। तो देखिए ये कंजर्वेटर टैंक है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक ये है। तो मेन टैंक से ये कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ है ना, ये कंजर्वेटर है ना। तो कहाँ लगा हुआ बकवल्ज रिले, याद आ गया। इसमें लिखेंगे भी, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक एक बार अगर समझाने लगते हैं, हो सकता है आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, है कि नहीं। मैं आप कितना ज्ञान दूंगा भाई आपको, ये तो आपका है, सिस्टम है। क्या है, कहाँ लगा हुआ है, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में बकवल्ज रिले। पूरा बकवल्ज रिले को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े। ये तो पार्ट आपको दिखा रहे हैं आज, डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़े। अब ये बकवल्ज रिले लगा दिया, कहाँ, ये टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। अब इसके बाद इसका काम सेफ्टी डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं, ये हम आपको बता दिए, और आगे पूरा डिटेल कैसे काम करता है ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला पार्ट क्या है, बढ़ाओ यार कंप्यूटर मास्टर। चलिए ये फिट कर दिया,
और यहाँ पर ये देखिए अब नया चीज आ गया, इसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरी भाषा में अगर बात करें तो इसको बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुशिंग। बुशिंग मतलब बी यू, ये देखिए बुशिंग, किधर यार, चलो यार, ये बी यू एस एच, ये लिख दीजिएगा, गलती देखिए जो भी होगा, बुशिंग, जिसको हम लोग टर्मिनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल भी बोल सकते हैं। टर्मिनल इसका काम है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर में बाहर से जो तार आता है ना, आप जो 11,000 आता है 3 तार, यानी 3 वायर जो आता है वो ट्रांसफार्मर में आता है, जिसे इनपुट सप्लाई बोलते हैं। इनपुट वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज जो इनपुट में देते हैं वो इस पर क्या करते हैं, टर्मिनल पर देते हैं, और ट्रांसफार्मर में काम होने के बाद दूसरा इसमें 6 बुशिंग होता है, 6 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार के होते हैं। कभी कभी अगर बात करें, जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, वितरण परिणामित्र की, थोड़ा सा अब आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर 3 तार आता है और आपको 4 तार की आवश्यकता पड़ती है, 4 तार की आवश्यकता पड़ती है, यानी 3 तार यहां पर आपका आता है, और ट्रांसफार्मर में जाने के बाद ये इस साइड 3 तार जब आता है तो डेल्टा कनेक्शन होता है, और 4 तार जाता है तो स्टार कनेक्शन के बाद ये सारे कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे। 4 तार चाहिए तो यहाँ 3 बुशिंग चाहिए इनकमिंग के लिए, और 4 बुशिंग चाहिए आउटगोइंग के लिए। तो कितना बुशिंग की आवश्यकता हो जाएगी? 4 और 3 7 बुशिंग की आवश्यकता हो जाएगी। और 7 बुशिंग किसमें होगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए। 7 बुशिंग सब स्टेशन में जहाँ पर हम लोग 4 तार की आवश्यकता होती है, वहाँ पर जनरली सबसे ज़्यादा अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आकर के पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, मतलब पावर जो भेजता है, चाहे वो 11,000 से नीचे के ट्रांसफार्मर में जब हमको वोल्टेज लेना होता है तो 7 बुशिंग होगा। 11,000 वोल्टेज से पहले यानी कि 22,000, 33,000, 66,000, इस सब में जो भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो 3 वायर आता है और 3 वायर आगे आउटगोइंग भी जाता है, तो बुशिंग मेनली कितना होता है? 6। तो याद रखिएगा, समझ गए ना। डिस्ट्रीब्यूशन आपके गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 7 बुशिंग हो सकता है, और जो पहले से आपको इनपुट वाला सप्लाई बाहर से आता है ज़्यादा वोल्टेज वाला, जिसे हाई टेंशन लाइन कहते हैं, समझ गए ना, तो वहाँ पर 6 बुशिंग की काम होती है ट्रांसफार्मर का। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए। ये था बुशिंग यानी टर्मिनल, ठीक है। इसका काम है वोल्टेज लेना और वोल्टेज देना। आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से, गौर से एक एक चीज को देखते जाइए, हम हर चीज आपको बताते हैं। याद रखिएगा, जो आपको हाई वोल्टेज वाला बुशिंग होगा उसका साइज बड़ा होगा, जो लो वोल्टेज वाला बुशिंग होगा उसका साइज छोटा होगा। अब देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये आपका एक्सप्लोशन वेंट, याद रखिए ये क्या है? एक्सप्लोशन वेंट है। ये एक्सप्लोशन वेंट है। ये एक्सप्लोशन वेंट क्या होता है? एक्सप्लोशन वेंट का मतलब ये होता है कि अगर इस टैंक में तेल में एक्सपेंशन हुआ तो इसका क्या होता है, अगर जोर से ये वाष्पीकृत होकर जोर से अगर फेंकेगा ऊपर की तरफ, जब इसमें गैस बन जाता है, इससे आपको पेट में अगर गैस बन जाता है तो क्या होता है? वोमिटिंग हो जाता है। होता है कि नहीं? अगर वोमिटिंग नहीं हो तो क्या हाल होगा पता है? आपको पेट फट सकता है, आपको गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोशन वेंट का मतलब क्या है कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर के टैंक में जब तेल एक्सपेंस करता है, एक्सपेंशन मतलब तेल का फैलाव होता है, ऐसे सिचुएशन में ये एक्सप्लोशन वेंट काम करता है। और याद रखिएगा, इस पर एक शीशा लगा होता है, ग्लास। ये ग्लास क्या होता है ना, जब प्रेशर नीचे से बनता है ये फट जाता है, और फटता है तो तेल क्या कर, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोमिटिंग कर देता है, और वोमिटिंग करता है तो आराम से राहत महसूस करता है, यानी ये टैंक फटता नहीं है और इसके अंदर जो सिस्टम है वो बच जाता है। ये एक्सप्लोशन वेंट है, समझ गए? ये कहाँ लगा है? मेन टैंक के ऊपर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर सभी तरह से सुरक्षित, जो ट्रांसफार्मर सारे कंस्ट्रक्शन को, सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वो इस ट्रांसफार्मर ये सारी चीज़ें लगी होती है। आप जाकर कई ट्रांसफार्मर में देखेंगे, अब गली मोहल्ले में छोटा छोटा ट्रांसफार्मर आने लगा, उसमें इसकी जरूरत अब नहीं पड़ती है, ठीक है। ये एक्सप्लोशन वेंट है, इसकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे भी आगे। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की बात करें आगे। अब इसके बाद ये सारी चीज हो जाती है तो इसमें तेल डालने के लिए व्यवस्था बनाया जाता है, और ये टेम्परेचर हीट होता है, तो इस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर गेज भी लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? टेम्परेचर गेज भी लगाते हैं। आइए आगे देखिए क्या कह रहा है। ये रेडिएटर है,
ये सारे के सारे रेडिएटर इसलिए है कि ये ठंडा रखे, इसके तेल को कूलिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पाइप का प्रयोग करते हैं, नली का भी प्रयोग करते हैं। और इस टेम्परेचर को कितना टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर गेज की आवश्यकता होती है। समझ गए बात को कि टेम्परेचर ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये अलार्म सर्किट को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, बकोज रिले को भी एक्टिव कर देता है। और ये वाल्व है, ये क्या है, ड्रेन कॉक बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, आगे हम लोग समझेंगे। ऑयल फिलिंग के लिए इसका काम करते हैं, इधर से क्या करते हैं हम लोग, ऑयल डालते हैं इसमें, ठीक है। ये ऑयल डालने वाला है, ऑयल फिलिंग करने वाला है, समझ गए ना। और ऑयल फिलिंग तो करने वाला होता है, एक कॉक नीचे में लगा होता है, तेल को निकालने वाला भी, गंदा वाला भी, ठीक है। और ये जिसमें क्या कर दिए, तेल डाल दिए, वाइंडिंग डाल करके इसको कवर अप कर दिए, ऑयल फिल कर दिए और ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन का इस तरह से निर्माण कर दिए, ठीक है। ये था आपका क्या, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन का सभी पार्ट। आपको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको सारी चीज हम दिखाएं, आपको याद रखिएगा कि ये सारी चीज आपको दिखाने के बाद अगर हम किसी भी पार्ट का नाम लेंगे तो आपका नजर यानी दिमाग में जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, फिगर बन जाएगा कि कहां पर क्या लगा हुआ है। और हर एक पार्ट इसके अंदर वाइंडिंग के कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आगे पढ़ेंगे क्योंकि कनेक्शन इसमें दिखा नहीं। याद रखें कि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग किस तरह से किए गए, एक्चुअल में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही पर लपेटा हुआ था, है ना। पहले लिंब पर एक कॉइल का वाइंडिंग कर दिया, उसी पर दूसरा कर दिए, ठीक है, ताकि अंदर में करंट जाएगा और फ्लक्स बनेगा तो उसके सटा हुआ रहेगा, वो भी म्यूचुअल इंडक्शन की तरह काम करेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन को देखने के बाद अब कंस्ट्रक्शन के बारे में आपके नोटबुक में होना चाहिए। देखा हुआ चीज भूला जा सकता है, लेकिन जब देख करके लिख लेंगे, लिख करके रिमेंबर करेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन यानी संरचना के बारे में। संरचना आपने देख लिया, अब संरचना में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्शन के लिए दो चीजें इसमें होना अनिवार्य होता है। दो कॉइल होते थे ना, एक में दो कॉइल लगता था, एक कॉइल को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते थे और दूसरा वाइंडिंग जो उसके ऊपर डाला जाता था उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते थे, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी होगा, ये चर्चा हम लोग आगे करेंगे। यानी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए दो चीजें मेनली होना चाहिए। क्या, पहला प्राथमिक वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ होता है, प्राइमरी वाइंडिंग किसको कहते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक है, ठीक है। ये कोर टाइप की बात कर रहे हैं, इस तरह की, ठीक है, यहाँ पर समझाएं। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ऐसी स्थिति में इस ट्रांसफार्मर में हम लोग इनपुट क्या देते हैं, एसी देते हैं, एसी देते हैं। और जिस साइड से इनपुट देते हैं आईपी यानी इनपुट धारा, याद रखिएगा आईपी क्या है, इनपुट करंट, जिसे हम लोग इनकमिंग करंट कह सकते हैं, ठीक है, इनपुट करंट, ठीक है। और ये वीपी है तो वीपी को हम लोग बोलेंगे क्या, याद रखिएगा प्राइमरी वोल्टेज, क्या बोलेंगे, प्राइमरी वोल्टेज, हिंदी में लिख लीजिएगा प्राथमिक वोल्टेज। और ये क्या होता है, एसी होता है। और ये टर्म जो है प्राइमरी का मतलब हुआ कि जिधर हम लोग इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर को, उस साइड का जो वाइंडिंग है उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। पहले सप्लाई जिधर से आता है उस साइड जो वाइंडिंग जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न की संख्या होती है उसको एनपी से सूचित करते हैं। किससे, एक एक लाइन याद रखिएगा, ये लाइन, ये वर्ड ही आपको आगे काम देने वाला है। इसको क्या बोलेंगे, एनपी बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी टर्न यानी प्राथमिक टर्नों की संख्या, ठीक है, प्राइमरी टर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइमरी टर्न बोलेंगे एनपी को। और याद रखिए वीपी को प्राइमरी वोल्टेज, आईपी को प्राइमरी करंट, जो प्राइमरी साइड में सारे चीज लगे हुए हैं। और याद रखिए अब जो सप्लाई हम लोग लेते हैं एकदम लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, जो ये कॉइल वाइंडिंग करते हैं ये लेमिनेटेड कोर पर करते हैं। क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर पर। याद रखिए ये जो कोर टाइप यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, इसमें अगर एसी सप्लाई दीजिएगा तो बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा और ये फ्लक्स जो है निकलेगा और फ्लक्स को रास्ता प्रदान करने के लिए कोर का निर्माण हुआ था यहाँ, ठीक है। और इससे क्या निकलता है, फाई इसमें निकलता है और यहाँ ये पथ रास्ता प्रदान करता है और ये फ्लक्स निकल करके इस साइड मतलब अपोजिट साइड जो एक ये वाइंडिंग दिख रहा है ना आपको, ये वाइंडिंग है जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक वाइंडिंग यानी सेकेंडरी वाइंडिंग यानी द्वितीयक कुंडली की बात करते हैं। द्वितीयक कुंडली का मतलब जिस तरफ हम लोग लोड लगाते हैं,
लोड लगाने का मतलब जिधर हम लोग बल्ब चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, उस साइड जो वाइंडिंग आपको मिलेगा उस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे, उस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, द्वितीय कुंडली बोलेंगे। याद रखिएगा सेकेंडरी साइड में जो करंट है उसको IS से डिनोट करते हैं, यानी सेकेंडरी करंट बोलते हैं, यानी द्वितीयक धारा, द्वितीय कुंडली में धारा बोलेंगे। IS लिख लेना भाई, याद कर लो, एकदम कंप्लीट साइड में लिख लेना, नीचे में एक साइड IS क्या हो जाएगा, सेकेंडरी करंट हो जाएगा, SECONDARY, सेकेंडरी करंट, यानी द्वितीयक धारा की बात करें हम लोग, ठीक है। और याद रखिए सेकेंडरी साइड में जो टर्न है, कॉइल को जो टर्न प्रदान किए वो टर्न को NS बोलेंगे, क्या बोलेंगे, NS बोलेंगे। NS को हम लोग क्या बोलेंगे, NS को सेकेंडरी टर्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, यानी द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली हिंदी में बोलेंगे, सेकेंडरी टर्न यानी द्वितीयक कुंडली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्वितीयक कुंडली। ध्यान दो भाई, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी, ठीक है, द्वितीयक कुंडली होती है, समझ गए। तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहला पार्ट प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हुआ। और याद रखिए ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो जुड़े हुए किस प्रकार से हैं, एक एक बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम जवाब देने जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन आपको पूछने वाला है इससे, ठीक है। इसको यहाँ तक समझ लिए। और ये सिंबॉलिक बात करें थोड़ा सा, और ट्रांसफार्मर का सिंबल की अगर बात करें तो दो कॉइल इस तरह से होते हैं और ये शॉर्टकटली ऐसे ही लिखा जाता है। जो हम लोग इनपुट इधर देते हैं इसको IP से करेंगे इनपुट पावर, और इधर से जो पावर मिलेगा लोड की तरफ जो पावर मिलता है उसको OP यानी आउटपुट बोलते हैं। हम हर बार चर्चा करेंगे, वर्ड लिखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आना चाहिए, इसको IP यानी इनपुट साइड बोलेंगे, इसको OP यानी आउटपुट साइड बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए, बोलने क्रम में और बताने क्रम में हम बार बार लिखेंगे। और याद रखिए इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी तार है, जो कॉइल है, वो किस तरह से जुड़े गए हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये चीज आपको पूछता है। याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मिटाएं, एक बार क्लियर करें, यहाँ तक आपको जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। आइए, ये जो सबसे पहली बात, ये कॉइल इस तरह से देखिए दोनों अलग अलग है, दोनों दूरियां बनाया हुआ है, ये तार इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इस लिंब पर है यानी इस स्तंभ पर है और ये इस स्तंभ पर है, दोनों अलग अलग जगह है। ये जो जुड़े होते हैं, जब इसमें फ्लक्स जाता है तो ये फ्लक्स इसको कनेक्ट करता है, तो लिंक करता है, इसमें फ्लक्स सेटअप होता है। अब फ्लक्स सेटअप होता है, ये जो कनेक्ट होता है एक दूसरे से जुड़ता है, तो ये चुंबकीय यानी मैग्नेटिकली जुड़ता है। मैग्नेटिकली मतलब चुंबकीय रूप से, एकदम याद रखना भाई, चुंबकीय परिपथ का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिकल परिपथ का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर होता है चुंबकीय सर्किट यानी चुंबकीय परिपथ का निर्माण होता है। क्या होता है, चुंबकीय परिपथ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं, मैग्नेटिक CKT, मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। अगर कोई भी तार इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ भी जुड़ा है और यहाँ भी तार दे करके यहाँ भी जोड़ा गया है, इस तरह का जो कनेक्शन होता है वो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी तार में तार जुड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या, मैग्नेटिकल रूप से जुड़ा हुआ है। और याद रखिए ये कॉइल, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, एकदम ऐसा वर्ड अभी हम बोलने जा रहे हैं, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, पूछ देता है क्वेश्चन में, लेवल बढ़ता है ना तो आगे पूछ लेता है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है, ये तो मैग्नेटिक रूप से, चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि सीधा सीधा फ्लक्स इसके पास जाता है, तार कोई नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन कह रहा है कि इन दोनों कॉइल के बीच, दोनों कुंडलियों के बीच जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, हम आपको इतना चीज बता चुके हैं कि आज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि जब हमारा ऐसे तार होता था, तार में ऐसे जुड़ा हुआ रहता था, तार जब खुला है तो इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना होता था, तार जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो मेगर में अगर हम लोग यूज करते थे तो तार जुड़ा हुआ नहीं। अगर इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट करें, यहाँ सटाएं यहाँ और यहाँ सटाएं, तो ये बीच में तार जुड़ा हुआ है जी, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिकली ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये दोनों तार जुड़ा हुआ ही नहीं है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, यानी अनंत होगा। तो एक लाइन आप एकदम नोट कर लीजिए, एक लाइन हमेशा नोट कर लीजिए कि ट्रांसफार्मर के दोनों कुंडलियों के बीच, यानी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच जो है वो जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, अनंत होगा। क्यों अनंत होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये खुला हुआ है। जब खुला हुआ है, रेजिस्टेंस चेक करेंगे इसके और इसके बीच में, तो ये क्या बताएगा, इन्फिनाइट बताएगा, क्योंकि इससे कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है। समझ गए बात को, एक एक बात
ध्यान रखना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक एक बात हम जो बोल रहे हैं एकदम नोट करते जाना, एकदम नोट करते जाना। इसमें हमने कहा कि जो चीज लिखा है वो कम लिखा है, लिखा हुआ कम है, बोला हुआ ज्यादा है, तो बोला हुआ चीज भी हमेशा नोट करना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं होती कि हमें हर चीज को नोट ही करें, टाइप करें हमेशा बैठ करके, ये चीज बोल रहे हैं ना तो उसको लिख लीजिएगा। चलिए हमने क्या कहा, दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो अनंत होगा। थोड़ा आगे बढ़े, आइए कंस्ट्रक्शन के आगे थोड़ा और भी बढ़ते हैं। अब जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या कहते हैं, डिफिनीशन भी आपको लिख लेना पड़ेगा। हम तो बता दिए आपको, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ये प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी वाइंडिंग और N2, देखिए दो चीजें होती है, NP और NS तो लिखा जाता है, कहीं पर N1 और N2 भी लिखा जाता है, आप देख लीजिए, इसलिए दोनों फिगर अलग अलग लिखे जाते हैं। कहीं N1 बटे N2 लिखता है, कहीं NP बटे NS या कुछ भी लिखेगा, तो चर्चा करिए। यदि प्राइमरी जो टर्न है उसको N1 से और सेकेंडरी टर्न जो है N2 से डिनोट करते हैं, इसलिए ये भी फिगर आप बना लीजिएगा। कोई भी वर्ड किसी भी बुक में जैसे कोई जो बुक पढ़ रहे हैं वो सब बात आएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इधर वाला वोल्टेज को VP बोलते थे प्राइमरी को, तो इनपुट साइड में जो वोल्टेज देंगे उसको V1 बोलेंगे। और जो आपको लोड के साथ, देखिए लोड के साथ जुड़ा हुआ नहीं, लोड के साथ, इसमें करंट को I2 बोलेंगे, यानी सेकेंडरी करंट बोलेंगे, और इसमें जो वोल्टेज सेकेंडरी साइड मिलेगा उसको V2 के नाम से बोलेंगे, ठीक है। अब चर्चा करें कि प्राथमिक वाइंडिंग के डिफिनीशन के बारे में लिख लीजिए। क्या डिफिनीशन लिखना है आपको, ये तो लिखा हुआ है कि प्राथमिक कुंडली, कह रहा जिस कुंडली में AC सप्लाई दिया जाता है, तो AC सप्लाई दिया जाता है वो इसी कुंडली को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कुंडली यानी प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, यानी प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, ठीक है। और याद करिए, कह रहा है कि द्वितीय कुंडली किसे कहते हैं। द्वितीय कुंडली की अगर बात करें तो याद रखिए, कह रहा है द्वितीय कुंडली जिस पर लोड जुड़ा होता है, जिस पर लोड जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग यानी द्वितीय कुंडली कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, अब लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हमको लगता है कि सीधा सीधा छापने के लिए छोड़ देना चाहिए, इसमें ज्यादा बकवास करना जरूरी नहीं है। चलिए चलिए अब हम लोग चले आगे। ये बात समझिए, इसमें लेमिनेटेड कोर होता है। लेमिनेटेड कोर देखें ना आप, एक लेमिनेशन पे दूसरा, दूसरा पे दूसरा, दूसरा पे तीसरा, ऐसे करके हम लिम्ब बनाए थे, याद है, लिम्ब, और वो कोर वाला होता है। क्या होता है, लेमिनेटेड कोर होता है। और ये लेमिनेटेड कोर क्यों बनाया जाता है, हम आपको एक एक लाइन पर चर्चा करेंगे कि लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड जो किया जाता है, छोटे छोटे पत्ती जो बनाए जाते हैं, वो भंवर धारा यानी ईडी करंट हानि को कम करने के लिए बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो पटलित है, पटलित भाषा में लेमिनेशन को क्या करेगा, पटलित बोलेगा, पटलित किया जाता है। वो जो पटलन बनाया जाता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है, वो सिलिकॉन स्टील की बनाया जाता है। किसका, सिलिकॉन स्टील की बनाया जाता है। सिलिकॉन से मिलकर बना होता है सिलिकॉन और लोहा, ये दोनों यानी कि आयरन और सिलिकॉन मिला करके जब हम लोग बनाते हैं तो वो सिलिकॉन स्टील के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन मतलब मिश्र धातु, समझ रहे हैं। अब याद रखिए कि सिलिकॉन कितना मात्रा में मिलाया जाता है, ये 3 से 4.5% मिलाया जाता है। सिर्फ लोहा में 3 से 4.5% का अगर क्या करते हैं, इसमें मिक्सर करते हैं आयरन में सिलिकॉन का, तो वो जो मिश्र धातु बनता है, ये जो मिक्स वाला एलॉय बनता है, एलॉय जिसको बोलते हैं, मिश्र धातु मतलब एलॉय बोलते हैं, ये एलॉय बोलते हैं, एलॉय, ठीक है। ये किसका एलॉय है, आयरन और सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन इसमें क्यों डाला जाता है, सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए सिलिकॉन का हिस्टैरिसीस कांस्टेंट कम होता है, इसलिए हमने कहा था कि मैग्नेट अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो छूट गया होगा उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं। अब सोचिए, देखिए कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर में जो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं वो सिलिकॉन हिस्टैरिसीस लॉस को यानी शैथिल्य हानि, भाई हिंदी में लिख लो, शैथिल्य हानि को कम करता है। किसको, शैथिल्य हानि। एक एक बात समझते जाइए। सिलिकॉन का हिस्टैरिसीस कांस्टेंट कम होता है और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड कोर बनाया जाता है। और लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, यहाँ पर लिखा गया है ईडी करंट जो होता है वो लॉस, ईडी करंट लॉस से बचाने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है, पतला पतला कोर बनाया जाता है। और याद रखिए उस लेमिनेटेड कोर की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वह क्या होता है 25 HZ पर। देखिए कहाँ कहाँ क्या प्रयोग होता है, 25 HZ पर बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी 25 आवृत्ति है, HZ है, हर्ट्ज है, तो 0.5 mm होगा। फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है तो क्योंकि वहां पर ज्यादा एडी करंट की आवश्यकता हो जाएगी, बन जाएगी, इसीलिए उसकी मोटाई 0.5 mm बताई गई है। कह रहा है कि मोटी होती है और जब 50 HZ पर कोई काम करता है, जब आपकी ट्रांसफार्मर आपका 50 HZ पर काम करता है, जब आवृत्ति 50 HZ है, F बराबर, उस समय जो लेमिनेशन की क्या होगा, मोटाई होगा, कितना पतला होगा, 0.3
0.5 होगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं 0.35 mm से 0.45 या 0.5 mm तक की बात करते हैं हम लोग। इसकी थिकनेस यानी लेमिनेटेड कोर जो आप लोग लिम्ब बना रहे थे उसकी मोटाई की बात कर रहे थे। कर रहा है इस कोर का जो आकार है, इस कोर का जो आकार है वो आकार कैसे होता है, ई शेप का हो सकता है, आई शेप का हो सकता है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आई शेप का है ना, ठीक है। ये एल शेप का भी हो सकता है। अगर मान लीजिए, याद रखिए, ये हटा दिया जाए एक साइड, तो ये देखिए यहाँ पर निर्माण होगा, ये ऐसे वाला, ये एल शेप का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एल शेप। और याद रखिए ये सी शेप का भी होता है। सी शेप का मतलब क्या करिए, देखिए इसको अगर बाहर निकाल लीजिए इसको, तो ये जो निर्माण होगा किसका होगा, सी शेप का होगा। तो सभी कंबाइंड तरीके से दिया जाता है ये। और याद रखिए ना, हमने क्या कहा कि सर आप जो लिम्ब लेमिनेटेड कोर का बनाते हैं तो एकदम सॉलिड स्तंभ, सॉलिड डिवाइस का बना लेते, सॉरी सॉलिड मटेरियल का बना लेते। तो सॉलिड मटेरियल का बनाते हैं मेरे दोस्त, तो सॉलिड मटेरियल का जो वॉल्यूम होता है वो बड़ा होता है और ज़्यादा मात्रा में एडी करंट का पैदा होता है, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में एडी करंट पैदा होता है तो ट्रांसफार्मर ओवर हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है कि वाइंडिंग जो लगे हुए होंगे वो भी क्या होता है, बर्न हो सकता था, मेल्ट हो सकता था, उसका एनामेल किसका, कॉपर कॉइल का, तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता था, जल सकता था। इसीलिए क्या किया, लेमिनेटेड कोर बना दिया और लेमिनेटेड कोर का वॉल्यूम क्या किया, छोटा छोटा कर दिया। तो ईडी करंट क्या हुआ, छोटा छोटा हो गया। और ईडी करंट जो हानि देती है वो उष्मा के रूप में हानि देती है, और उष्मा के रूप में हानि देती है तो छोटे छोटे अगर प्लेट हों तो क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा अलग अलग में, और एक दूसरे से लेमिनेटेड होता है, इंसुलेटेड होता है, तो टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो घट जाता है, ताकि इसको ठंडा होने में आसानी से ठंडा हो जाएगा। अगर ये मोटा सॉलिड कोर होता, अगर वो ज़्यादा करंट से हीट हो जाता तो ये ठंडा होने में बहुत टाइम लगता और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि उसके बाद ट्रांसफार्मर खराब ही होने का चांस बन सकता था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, कोर को उष्मा हानि से बचाएं। उष्मा हानि किसके, एडी करंट लॉस के लिए ना, तो लेमिनेटेड किए क्यों, एडी करंट लॉस यानी एडी करंट से होने वाली उष्मा की तरफ बचाने के लिए, ठीक है। समझ गए बात को, ये था अपना लेमिनेटेड कोर के बारे में कहानी। समझ रहे बात को, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। हम आपको बता दें कि लेमिनेटेड कोर, इसमें क्लीन कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ये समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आराम से पढ़ते जाइए। अभी सभी लोग बेसिक पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इसी चीज को, इसी वर्ड को, इसी भाषा को हमारे तरह से बोलते जाइए और आगे दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ गए बात को, चलिए आगे हम लोग बात करें। एक चीज होता है इसमें कंटेनर। कंटेनर क्या होता था, वाइंडिंग जो हम लोग करते थे तो वाइंडिंग को उठा करके कंटेनर में डालते थे, किसमें, कंटेनर में। ये कंटेनर ना, यही कंटेनर हम आपको दिखाए थे, वहीं से ही कंटेनर रखे हैं निकाल करके, कि आपको फिर बाद में दिखाना है। ये देख रहे हैं ना, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये स्विमिंग पूल किसके लिए, आपके लिए नहीं। स्विमिंग पूल है ट्रांसफार्मर के ऑयल डाला जाता है, इसमें पानी नहीं, इसमें तेल डाला जाता है। इसमें कौन नहाता है, इसमें ट्रांसफार्मर के कॉइल यानी वाइंडिंग नहाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इसमें डूब के नहाता है। किसमें, इंसुलेटिंग ऑयल में, यानी कुचालक तेल होता है। इस तेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, समझ गए। ये कंटेनर होता है। अब कंटेनर के बारे में क्या लिखा गया, कह रहा है कंटेनर जो टैंक या ट्रांसफार्मर का होता है ये ठंडा रखने के लिए मदद करता है। ठंडा मतलब तेल डालेंगे और तेल उसको ठंडा रखेगा। और तेल का मेन पर्पस क्या होता है, याद रखिए, क्वेश्चन में अगर पूछेगा दोनों चीजें आपको याद रखना है। तेल का काम ठंडा करना भी है, और सबसे मेन काम जो है ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का काम करता है। किसका, कुचालक का काम करने के लिए, यानी इंसुलेशन को अच्छा रखने के लिए, इंसुलेशन को अच्छा रखने के लिए मेन प्रोपोर्शन है इंसुलेशन को अच्छा रखना। यानी इंसुलेशन मतलब कुचालक, ये ना, ये ठंडा भी रखता है और कुचालक को भी, कुचालकता को भी बरकरार रखता है। ये दोनों बात समझिएगा। प्राइमरी किसको देना, अगर ठंडा रखना और कुचालक दोनों चर्चा कर दे, अगर ऑप्शन में ए एंड बी, कुचालक और ठंडा दोनों का ऑप्शन कहीं पर है तो दोनों मारिएगा। अगर ABCDEFG लिखा गया है और ठंडा रखने के लिए भी किया जाता है और इंसुलेशन रखने के लिए भी किया जाता है, तो सबसे प्रायोरिटी किसको दीजिएगा, इंसुलेशन के लिए, क्योंकि ये कुचालक तेल होता है, ठीक है। अब टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल हम आपको दिखाए थे, ये टर्मिनल है, ये ना बूस्टिंग जिसको बोलते हैं, इसका काम होता है सप्लाई लेना और सप्लाई देना, या कुंडली के सिरों पर सप्लाई लेने व देने के काम में आता है। कौन, ये बूस्टिंग। क्या इसको बूस्टिंग बोलते हैं, ये चीनी मिट्टी का बना होता है। समझ गए बात को, चीनी मिट्टी का आगे हम लोग इसका पूरा चर्चा करेंगे कि किस चीज़ का बना होता है, कहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे
ट्रांसमिशन पढ़ेंगे ना तो हर जगह इसका प्रयोग होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आपको इसके आगे अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद है आपका, मेरा भी धन्यवाद करिए, कितना अच्छा से आपको बता रहे हैं। और आप सारे नोट्स बनाइए, हम कभी भी आपसे पीडीएफ क्वेश्चंस में मंगा सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन में आपका पीडीएफ देख सकते हैं आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है।